हेलो फ्रेंड्स, 26,000 से ज़्यादा बीमारियां हम इंसानों को हो सकती हैं, मगर मोटे तौर पे देखा जाए तो इनको 18 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे हड्डी में होने वाली बीमारी या ब्लड में या फिर इम्यूनिटी सिस्टम में होने वाली बीमारियां। वहीं अगर बात करें इन बीमारियों के इलाज में यूज़ होने वाली दवाइयों को, तो इन दवाइयों की गिनती करना बहुत मुश्किल है। पर ड्रग बैंक ऑनलाइन नाम की एक वेबसाइट पर दिए गए डेटा से ये बात पता चलती है कि हर तरह के मॉलिक्यूल्स जैसे बायोटेक, न्यूट्रास्यूटिक्स या एक्सपेरिमेंटल ड्रग को जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा करीब 16,595 होता है। ये 16,595 सिर्फ ड्रग मॉलिक्यूल्स की संख्या है। अगर इन्हें डोजेस फॉर्म में बदल दिया जाए तो इनकी संख्या लाखों में जा सकती है। तो इतनी बड़ी संख्या में दवाइयाँ मार्केट में कैसे पहुँचती होंगी, या आज कोई नई दवा बना लें तो क्या वो इसे मार्केट में बेच सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि ये केमिकल कंपाउंड जो बिना टेस्ट किए मार्केट में भेज दिया जाए तो बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो किस तरह से इन केमिकल कंपाउंड को चेक कर सकते हैं और कौन सी परमिशन लेने पड़ेगी, और ये क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों को समझेंगे। दोस्तों, क्लिनिकल ट्रायल एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है किसी नई दवा की ह्यूमंस पर। क्लिनिकल ट्रायल के दो इम्पोर्टेंट एम होते हैं। पहला एफिकेसी। एफिकेसी मतलब यह देखना कि वाकई कोई दवा किसी बीमारी में इफ़ेक्टिव है या नहीं, और दूसरा है सेफ्टी। सेफ्टी मतलब दवा को लेना कितना सुरक्षित है या सेफ है। तो चलिए क्लिनिकल ट्रायल की प्रोसेस को समझते हैं। और उसके पहले, क्लिनिकल ट्रायल को समझने से पहले हम प्री क्लिनिकल स्टडी के बारे में जान लेते हैं। जब भी हम कोई नया मॉलिक्यूल्स डेवलप करते हैं या खोज करते हैं, तब उसकी एफिकेसी मतलब इफ़ेक्टिवनेस को और उसकी सेफ्टी को चेक करते हैं। इसके लिए इन मॉलिक्यूल्स को एनिमल जैसे चूहे, रैबिट और दूसरे एनिमल्स पर टेस्ट करना पड़ता है। इसे ही प्री क्लिनिकल स्टडी कहा जाता है। इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस है जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। ये गाइडलाइंस है CPSCA गाइडलाइंस। एनिमल्स में बीमारियों को जानबूझकर पैदा किया जाता है, फिर दवा दिया जाता है और देखा जाता है कि दवा उस बीमारी को ठीक कर रही है या नहीं। इसके साथ ही दवा की मात्रा भी निर्धारित की जाती है। एनिमल पर टेस्ट करना ही काफ़ी नहीं होता। ये एक तरह से आइडिया देता है कि दवा बीमारी को ठीक कर रही है, पर एनिमल में कोई दवा अपना असर दे ये काफ़ी नहीं है कि वो इंसानों में भी सेम रिजल्ट दे, क्योंकि दोनों का बायोलॉजिकल सिस्टम अलग अलग है। जानवरों के ऊपर टेस्ट के बाद ही शुरू होता है रियल टेस्ट, जिसमें इंसानों को टेस्ट के लिए चुना जाता है। इंसानों पर टेस्ट के बाद ही ये कंफर्म हो सकता है कि कोई दवा वाकई इफ़ेक्टिव है और सेफ है। क्लिनिकल ट्रायल मेनली 4 फेज़ में कंप्लीट होता है। क्लिनिकल ट्रायल के लिए भी गाइडलाइंस है, और ये गाइडलाइंस है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। पर ये गाइडलाइंस तो फॉलो करना ही है, पर क्लिनिकल ट्रायल के पहले लाइसेंसिंग अथॉरिटी से, जी हाँ, लाइसेंसिंग अथॉरिटी से क्लिनिकल ट्रायल को इंसानों में परफॉर्म करने के लिए लाइसेंस लेना भी ज़रूरी होता है। भारत में अगर ट्रायल करना है तो DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को एप्लीकेशन लिखना होता है। इस एप्लीकेशन को INDA इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन कहा जाता है। INDA अप्रूवल मिलने के बाद शुरू होता है फेज़ 1 ट्रायल। फेज़ 1 ट्रायल में हेल्दी इंसानों पर दवा का ट्रायल किया जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने। इसमें पूरी तरह से स्वस्थ लोगों को शामिल किया जाता है। हेल्दी लोगों को ट्रायल में शामिल करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है दवा की सेफ्टी चेक करना, और इसके अलावा इंसानों में कितनी डोज या दवा की मात्रा दी जा सकती है, मैक्सिमम टॉलरेबल डोज MTD का निर्धारण करना। पर कुछ कंडीशन ऐसी भी है जहां हेल्दी लोगों पर ट्रायल नहीं किया जाता है, जैसे वे दवाइयाँ जिनके एडवर्स इफ़ेक्ट काफ़ी गंभीर हों,
एग्जाम्पल के लिए एंटी कैंसर ड्रग। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस फेज में दवा की इफेक्टिवनेस या इफिकेसी को चेक नहीं किया जाता है। इस ट्रायल में लगभग 25 से 100 हेल्दी लोगों को चुना जाता है। फेज 2 ट्रायल, फेज 1 में दवाइयों के इफेक्ट को चेक नहीं किया जाता, पर फेज 2 में इफेक्टिवनेस और डोज दोनों की स्टडी की जाती है, जिसके लिए बीमार लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, पेशेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इस फेज में पहली बार पेशेंट को शामिल किया जाता है ताकि जो भी बीमारी टारगेट में है या जिस बीमारी के इलाज के लिए दवा को टेस्ट किया जा रहा है उसका डॉक्यूमेंटेड एविडेंस इकट्ठा किया जा सके। यह फेज 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है अर्ली और दूसरा है लेट फेज। अर्ली फेज में 100 से 200 तक पेशेंट को शामिल किया जाता है ताकि दवा के इफेक्टिव होने और इससे रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट के एविडेंस को इकट्ठा किया जा सके। और हाँ, इस प्रोसेस में पेशेंट को यह नहीं बताया जाता कि उसे दवा दी जा रही है या प्लेसिबो। प्लेसिबो दवाइयों की तरह दिखाई देने वाले मटेरियल्स होते हैं, पर वह दवा नहीं होते। इनसे दवा की तरह कोई इफ़ेक्ट नहीं मिलता। इसे सिंगल ब्लाइंड डिज़ाइन कहा जाता है। लेट फेज में 200 से 400 तक पेशेंट को शामिल किया जाता है। डोज रेंजिंग या दवा की खुराक की रेंज का निर्धारण किया जाता है। इसमें पेशेंट और इन्वेस्टिगेटर दोनों को यह नहीं पता होता कि किस पेशेंट को दवा दी गई है या प्लेसिबो किस पेशेंट को दिया गया है। क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर और पेशेंट दोनों को नहीं पता होता है, इसलिए इसे डबल ब्लाइंड डिज़ाइन कहा जाता है। यह फेज हमें दवा की इफ़ेक्टिवनेस और डोज रेंज का निर्धारण करने के लिए डॉक्यूमेंटेड एविडेंस तो देता ही है, पर यह पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर पाता कि क्या यह दवा वाकई इफ़ेक्टिव और सेफ़ है। इसका सबसे बड़ा कारण है कुछ 100 लोगों में ही इसकी टेस्टिंग किया जाना, जबकि इफ़ेक्टिव और सेफ दवा तभी मानी जाएगी जब वह हर तरह के और अलग अलग जगह के लोगों में ट्रायल किया गया हो, जो कि फेज़ 3 ट्रायल में किया जाता है। फेज़ 3 ट्रायल लार्ज स्केल मल्टी सेंट्रिक होता है और यह अलग अलग तरह के लोगों पर किया जाता है। इसका मकसद होता है कि आखिरी बार यह कंफर्म किया जाए कि दवा सेफ और इफ़ेक्टिव है। इसमें 1000 से 5000 तक लोगों को शामिल किया जाता है और यह डबल ब्लाइंड डिज़ाइन ट्रायल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ना ही पेशेंट और ना ही इन्वेस्टिगेटर को पता होता है कि किसे प्लेसिबो दिया जा रहा है और किसे ड्रग दिया जा रहा है। तो ये तो था फेज़ 3। अब आगे क्या होगा? क्या फेज़ 4 करना पड़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं। फेज़ 3 के बाद दवा की मैन्युफैक्चरिंग कोई भी मैन्युफैक्चरर या इन्वेस्टिगेटर कर सकता है। उसे मार्केट में बेचा जा सकता है। दवा को बेचने से पहले लेकिन हमें लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस बार न्यू ड्रग एप्लीकेशन ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी को देना होगा या सबमिट करना होगा। इस एप्लीकेशन में हमें क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, मोनोग्राफ देना होगा और दवा का प्रपोज्ड नाम भी बताना होगा। लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन सब का रिव्यू करेगी। उसके बाद यह डिसाइड करेगी कि लाइसेंस इश्यू करना है या नहीं। लाइसेंस होने के बाद या लाइसेंस मिलने के बाद ही इन दवा को मार्केट में बेचा जा सकता है। मार्केट में आने के बाद भी इन दवाइयों पर नज़र रखी जाती है ताकि रेयर से रेयर साइड इफ़ेक्ट का भी पता लगाया जा सके, जिसे पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस या फेज़ 4 कहा जाता है। मतलब यहाँ अब शुरू होता है फेज़ 4। तो चलिए फेज़ 4 के बारे में भी जान लेते हैं। फेज़ 4 या पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस आखिरी फेज़ होता है जो कई सालों तक चलता है। मार्केट में आने के बाद दवा बड़ी आबादी में इस्तेमाल के लिए दिया जा चुका होता है या बड़ी आबादी इसका उपयोग कर रही होती है। फिर इस पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और रेयर से रेयर साइड इफ़ेक्ट को भी ढूंढने की कोशिश की जाती है। ड्रग को न्यू ड्रग का स्टेटस दिया जाता है। किसके द्वारा? DCGI या ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी के द्वारा। मैन्युफैक्चरर को
2 साल तक हर 6 महीने में ड्रग्स की सेफ्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाइसेंसिंग अथॉरिटी को देना होता है। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस और मैन्युफैक्चरर से मिलने वाले डेटा के आधार पर इस दवा से न्यू ड्रग का स्टेटस बाद में हटा लिया जाता है, तब यह दवा पूरी तरह से सेफ और इफ़ेक्टिव मानी जाती है। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस क्यों ज़रूरी है, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। एक डायबिटीज़ की दवा थी प्रोग्लिटाजोन, जो क्लिनिकल ट्रायल के 3 फेज़ में पास होकर जब फेज़ 4 में आई, मतलब जब ये पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में आई, तब यह पता चला कि एक बड़ी आबादी के लोगों ने इसका उपयोग किया, तो यह कुछ लोगों में जानलेवा लीवर टॉक्सिसिटी का कारण बनी और कई लोगों की मौत हो गई। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस के नतीजों को देखते हुए उस दवा को मार्केट से वापस लिया गया और बैन कर दिया गया था। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियोस को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।